नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में डीएलएड थर्ड सेम के फर्स्ट पेपर डीएलएड थर्ड सेम के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज मूल्यांकन के पक्ष और शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत भावात्मक और मनोचालक उद्देश्यों के वर्गीकरण की बात करेंगे। कल के सेशन में हम लोगों ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण जिसे ब्लूम महोदय ने 6 खंडों में विभक्त किया था, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और आज भावात्मक और मनोचालक उद्देश्य के वर्गीकरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं सीधे। तो सबसे पहले भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य जो हैं, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, तो इस उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से खंड आते हैं। अर्थात यहाँ हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं, इसकी ये सारी चीजें हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, अध्ययन किसके लिए कर रहे हैं, शिक्षा की प्रक्रिया। तो एजुकेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। शिक्षा प्रक्रिया में क्या होता है, बालकों की रुचि, जो भी बालक को शिक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित किए हैं, तो बालकों की रुचि, बालकों के दृष्टिकोण, उनके मूल्यों, दृष्टिकोण एवं उनके मूल्यों, संवेगों या मनोवृत्तियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों आदि के संबंध में जो खंड हैं, ये क्या हैं, ये है आपके अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चाहे वो बालक की रुचि हो, उसका दृष्टिकोण हो, मूल्य हैं, संवेग हैं, मनोवृत्ति आदि की बात हम करते हैं। आदि क्या है, वह शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वहीं जब हम बात किसकी करते हैं, भावात्मक पक्ष की प्रकृति और उसके निर्धारक तत्व को समझना अत्यंत कठिन होता है। इसे जो भावात्मक पक्ष की प्रकृति और निर्धारक तत्व और भावात्मक पक्ष के जो निर्धारक तत्व हैं, उनको समझना क्या है, अत्यंत कठिन है। उनको समझना कठिन होता है, या यूं कह दें कि कठिन के स्थान पर हम ये भी कह सकते हैं कि अत्यंत कठिन कार्य होता है कि उनके भावात्मक पक्ष को। और यही एक कारण है कि जब शिक्षक या अध्यापक छात्रों के व्यक्तित्व का जो भावात्मक पक्ष है, उसके विकास करने में उसे क्या होता है, अत्यंत कठिन कार्य करना होता है या समय साध्य होता है। उस कार्य को करना क्या होता है, कठिन, और कठिन के साथ साथ ही क्या होता है, समय साध्य। समय साध्य का मतलब ये है कि उस कार्य को साध्य करने में, सफल करने में या पूर्ण करने में समय अत्यधिक लगता है। तो यहाँ अब हम बात करते हैं कि जो भावात्मक उद्देश्य हैं, जो हमारे भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन से उद्देश्य आते हैं। भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत वे उद्देश्य, या इसके अंतर्गत हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कौन से उद्देश्य आते हैं, के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध किससे होता है, भावों से, दृष्टिकोणों से। जिनका संबंध बालक के भावों से, बालक के दृष्टिकोणों से, उनके मूल्यों
व रुचियों आदि से होता है। अर्थात यहाँ से होता है, रुचियों ही नहीं बल्कि आदि, रुचियों आदि से होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत बालक के भाव, उसके दृष्टिकोण, उसके मूल्य, रुचि आदि के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं या उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, वो भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण, एक प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण आता है कि भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया? कि उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया? इसका वर्गीकरण क्रथवाल और उनके सहयोगियों ने। किसने किया है इनका वर्गीकरण? क्रथवाल एवं सहयोगियों ने। कब किया? 1964 में किया। तो एक आपका प्रश्न यहीं से बनता है कि इस उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया? इन्होंने अपनी बुक, इन क्रथवाल और सहयोगियों ने अपनी बुक में इसका उल्लेख किया और बुक का नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आगे हैंडबुक किसका? सेकंड। हैंडबुक फर्स्ट थी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ज्ञानात्मक, और वह क्या है? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन ये इनकी बुक है जो 1964 में आई थी। इसी में इन्होंने क्या किया था? इसका भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। तो यहाँ पर भावात्मक परिवर्तनों के प्रति जागरूकता के स्तर के आधार पर ये जो वर्गीकरण किया और उसके विभिन्न खंड बताए, वह किस आधार पर किया था? जो बालकों में भावात्मक परिवर्तन, बालकों में जो भावात्मक परिवर्तन की बात हम करते हैं, उसके प्रति जागरूकता, उसके प्रति जागरूकता के स्तर के आधार पर किया, कि स्तर के आधार पर वर्गीकरण किया। तो वर्गीकरण में जो वो क्रम देते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया और उसे क्या किया? उसे क्रम से व्यवस्थित किया। जो व्यवस्थापन था, तो यहाँ जो उन्होंने क्रम दिया था उसमें जो विभाजन किया था, उन्होंने सबसे पहले बताया किसे? आग्रहण, रिसीविंग। फिर दूसरा उन्होंने क्या बताया? प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। दूसरा क्रम बताया क्रथवाल और सहयोगियों ने, प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्डिंग। और तीसरा बताया अनुमूल्यन। तीसरा उद्देश्य स्तर बताया अनुमूल्यन, या इसी को कहते हैं मूल्य निर्धारण। अनुमूल्यन या मूल्य निर्धारण। और चौथा स्तर इस उद्देश्य के विभाजन में उन्होंने बताया व्यवस्थापन। व्यवस्थापन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवा खंड क्रथवाल और सहयोगियों ने बताया स्वाभाविकरण, या इसी को आचरण निर्धारण भी कहते हैं। आचरण निर्माण की बात हम करते हैं, चरित्र निर्माण की बात करते हैं, या इसी को उन्होंने कहा आचरण। तो ये 5 खंडों में जो उन्होंने विभाजित किया, यहाँ जैसे बताया था हमने कल के सेशन में कि
जो पहला स्तर होता है यह सबसे निम्न होता है। यह क्या है? यह सबसे निम्न स्तर का होता है। और स्वभावीकरण या आचरण की बात हम जब करते हैं तो यह सबसे उच्च स्तर का उद्देश्य होता है। सबसे उच्च स्तर या सबसे जटिल उद्देश्य होता है। तो इसका क्रम अगर निम्न से उच्च की तरफ, इस पर भी प्रश्न आता है कि क्रम से व्यवस्थित करें, तो सबसे निम्न से उच्च की तरफ चलेंगे तो हमारा क्रम इस तरह से होगा। 3, 3 के बाद आपका आ जाएगा चौथा, फिर 4 से 5 और उच्च से निम्न की तरफ चलने को कहेंगे, फिर 5वें से शुरू होगा और अंतिम पायदान पर आग्रहण आएगा। तो अब यहाँ एक एक खंड की हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण किया गया था उसमें पहला उद्देश्य बताया था आग्रहण अर्थात रिसीविंग। तो आग्रहण या रिसीविंग नाम से ही काफी कुछ क्लियर है कि यह इसका प्रारंभिक स्तर है। आग्रहण क्या है? भावात्मक क्षेत्र का बिल्कुल प्रारंभिक स्तर है या इसी को सबसे निम्न स्तर भी कहते हैं। प्रारंभिक स्तर या निम्न स्तर है और विभिन्न उद्दीपकों की उपस्थिति के प्रति इसके अंदर क्या होता है? कोई भी उद्दीपक है अर्थात विभिन्न उद्दीपकों की उपस्थिति के प्रति आग्रहण के अंतर्गत छात्र की संवेदनशीलता, इसके प्रति क्या होता है? छात्र की संवेदनशीलता। संवेदनशीलता ही नहीं बल्कि संवेदित होगा तो क्या होगा? उद्दीपन को आग्रहण करने की यानी रिसीव करने की, ग्राह्य करने की एक चाह से संबंधित होता है। संवेदनशीलता तथा किसे? उद्दीपन को। जो उद्दीपन हुआ है उद्दीपन को क्या करता है? आग्रहण करने या ग्रहण करने, रिसीव करने की चाह से संबंधित होता है। चाह से संबंधित, जैसे बच्चा कुछ भी देखता है तो बच्चे के द्वारा देखने से क्या होता है? वह उद्दीप्त होता है, संवेदित होता है, यानी उसके अंदर संवेदनशीलता जागृत होती है। अब उस संवेदनशीलता से जो उद्दीप्त हुआ, उद्दीपन की क्रिया हुई, उस उद्दीपन को वो ग्रहण यानी उसे वह लेने की चाह, उसे ग्राह्य करने की चाह जो उत्पन्न होती है वही क्या है? वही आग्रहण है। या इसी उद्देश्य को पुनः जागरूकता, आग्रहण की इच्छा या नियंत्रित आकर्षण में भी विभाजित कर सकते हैं। यानी आग्रहण को 3 खंडों में हम विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से क्रम हैं? वह 3 खंड की जो बात करते हैं वह 3 खंड में पहला क्या है? पुनः जागरूकता, जिसे हम आप अवेयरनेस कहते हैं। पहला पुनः जागरूकता की बात करते हैं। फिर दूसरे में आग्रहण की इच्छा, विलिंगनेस टू रिसीव। दूसरा क्या है? आग्रहण की इच्छा, विलिंगनेस की बात कर रहा है। और फिर तीसरा क्या होता है? नियंत्रित आकर्षण। पहले बच्चे में क्या होगी? नियंत्रित आकर्षण। तो पहले बच्चे में क्या होगी? जैसे उस वस्तु को देखेगा पुनः जागरूक होगा, फिर उसके आग्रहण की इच्छा बनेगी और फिर नियंत्रित आकर्षण होगा और उस आधार पर वह क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा। फिर दूसरा खंड उन्होंने बताया था क्या? प्रतिक्रिया। दूसरा स्तर बताया प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्डिंग।
तो प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्डिंग, तो कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, कैसी प्रतिक्रिया करता है, यह उससे संबंधित है। अर्थात यह द्वितीय स्तर है और इसका संबंध उन अनुक्रियाओं से होता है। इस स्तर का संबंध जो हमारा प्रतिक्रिया है, तो इस स्तर का संबंध कहाँ होता है? इस स्तर का संबंध उन अनुक्रियाओं से होता है, उन रिस्पॉन्सेस से होता है, उन अनुक्रियाओं से होता है। किससे? जो किसी उद्दीपन को आग्रहण के कारण होती है। उस बच्चे ने जो उद्दीपन को आग्रहित किया, उसी के कारण वह क्या करेगा? वह प्रतिक्रिया करता है। यानी कोई वस्तु देखता है, अगर उसके अंदर नियंत्रित आकर्षण हो गया तो उसे वह प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, अर्थात वह वस्तु को लेगा या नहीं लेगा, उस पर वह अपनी प्रतिक्रिया करता है। अर्थात उद्दीपन को आग्रहण के कारण ये होता है। किसे? जो किसी उद्दीपन, जो किसी उद्दीपन के आग्रहण के कारण, आग्रहण के कारण क्या है? होती है। तो यहां अब आप देखेंगे प्रतिक्रिया के इस उद्दीपन को अनुक्रिया के प्रति सहमति, अनुक्रिया की इच्छा और अनुक्रिया से संतोष, यानी इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। यानी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को 3 खंडों में बांटते हैं। वह 3 खंड, जैसा अभी हमने कहा, पहला क्या है कि अनुक्रिया के प्रति सहमति। पहला रूप जो निकल के आता है स्तर में, अनुक्रिया के प्रति सहमति की बात करता है। फिर दूसरा क्या कहता है? वह अनुक्रिया की इच्छा, अनुक्रिया की इच्छा, और फिर अनुक्रिया से संतोष। अब यहां इसको हम क्लासरूम टीचिंग का भी उदाहरण ले सकते हैं। कैसे? हम उदाहरण इस तरह, कोई प्रश्न आपने किया, बच्चे ने प्रश्न को ग्रहण किया यानी आग्रहित किया, और उस आग्रहण के कारण क्या होगा? अनुक्रिया होगी यानी प्रतिक्रिया होगी। तो पहले तो वह अनुक्रिया के सहमति की बात करेगा, यानी वह अनुक्रिया देगा या नहीं देगा, और फिर वह अनुक्रिया की इच्छा को जताएगा, और अनुक्रिया को दे के यानी रिस्पांस को देने के बाद उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक संतोष मिलता है। तो इन 3 क्रमों में या 3 खंडों के क्रम में हम प्रतिक्रिया को भी विभाजित कर सकते हैं। फिर तीसरा खंड हमारा आपका आता है। तो तीसरा खंड जो है वह क्या है? वह अनुमूल्यन या वैल्यूइंग, मूल्य निर्धारण या अनुमूल्यन की बात करते हैं। तो अनुमूल्यन या वैल्यूइंग की जब हम बात करते हैं तो यहां मूल्य निर्धारण करते हैं। अर्थात यह विभिन्न वस्तु, कार्य या व्यवहार के उपयोग को किस तरह स्वीकार करता है, यानी उसके मूल्य को स्वीकार करे या उसके प्रति एक निश्चित धारणा को बनाता है, वह इसके अंतर्गत आता है। तो इस स्तर में क्या होता है कि वस्तुओं, कार्यों या व्यवहारों, इसके प्रति वस्तुओं, कार्यों या व्यवहारों के उपयोग के मूल्य, के उपयोग के मूल्य को स्वीकार करने, और उसके प्रति इतना ही नहीं, स्वीकार करना ही नहीं, बल्कि क्या है, साथ ही साथ उसके प्रति एक निश्चित धारणा बनाना होता है। जो वस्तु, उपयोग या व्यवहार है, उसके प्रति एक निश्चित
धारणा निर्माण करना होता है। निश्चित धारणा निर्माण करना जो है वह किस में जाता है? अनुमूल्यन में जाता है। तो यहां मूल्य निर्धारण या अनुमूल्यन का जो उद्देश्य है, पुनः मूल्य स्वीकृति, मूल्य वरीयता तथा दृष्टिकोण के प्रति वचनबद्धता या जिसे हम आप कहते हैं रुझान। तो जो कमिटमेंट टू अ पॉइंट ऑफ व्यू की बात हम करते हैं, इसमें भी इसको विभाजित किया है, यानी इसे भी, अनुमूल्यन को भी 3 स्तरों में, 3 क्रमों में हम विभाजित करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्रम होता है, तो पहले क्रम में हम क्या कहते हैं? पुनः मूल्य स्वीकृति। इस उद्देश्य में पुनः मूल्य स्वीकृति, फिर उसके बाद मूल्य वरीयता, दूसरा आपका आता है मूल्य वरीयता, और तीसरा किसी भी दृष्टिकोण, किसी दृष्टिकोण के प्रति क्या है? वचनबद्धता। वचनबद्धता या हम कहें तो रुझान। इन 3 में हम क्या करते हैं? इसमें विभाजित कर सकते हैं किसे? अनुमूल्यन को। फिर चौथा खंड, चौथा स्तर, जो वर्गीकरण का उद्देश्य का चौथा स्तर है, चौथा स्तर है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन के अंतर्गत स्वाभाविक है कि तथ्यों को वह संगठित करने की बात करेगा। तो छात्र के सम्मुख ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनमें एक से अधिक मूल्य होगा, या हम ये कह दें उसने मूल्य का आत्मीयकरण कर लिया। बच्चे ने मूल्य का आत्मीयकरण अर्थात मूल्यों का आत्मीयकरण करने के पश्चात, आत्मीयकरण करने के पश्चात, पूर्व में हमने देखा आत्मीयकरण के क्रम में कि यहां पर वह क्या करता है? मूल्य वरीयता देता है, और फिर किसी दृष्टिकोण के प्रति वह वचनबद्ध या उसका अपना एक रुझान, यानी उसका एक आत्म स्वीकृति, तो आत्मीयकरण। तो वही जब बच्चा आत्मीयकरण कर लेता है, तो आत्मीयकरण करने के उपरांत उसके सम्मुख क्या होगा? बालक के सम्मुख क्या होगा? विभिन्न परिस्थितियां आएंगी। तो बालक के सम्मुख एक ऐसी परिस्थिति आएगी, कैसी परिस्थिति? उसका उपयोग कैसे होगा? परिस्थिति आती है जिनमें एक से अधिक मूल्य होते हैं। ऐसी परिस्थिति आएगी जिनमें एक से अधिक मूल्य होते हैं। तो यहां जब एक से अधिक मूल्य होंगे, तो छात्र क्या करेगा? उन मूल्यों को क्रम से व्यवस्थित करेगा। छात्र क्या करेगा? जब एक से अधिक मूल्य आएंगे, तो वह छात्र उन मूल्यों को क्या करेगा? उन्हें क्रम से व्यवस्थित करेगा। तो वही व्यवस्थित करना होता है, तो उसे वह व्यवस्थित करेगा। तो जब मूल्यों का कोई क्रम, व्यवस्थित क्रम बन जाता है, तो यह आवश्यक होता है कि मूल्यों को आत्मसात किया जाए और उसके पारस्परिक संबंध को स्थापित किया जाए। जब क्रम से वो व्यवस्थित कर लेगा, तो क्या होगा? उनका अपना एक पारस्परिक संबंध निर्माण होगा। क्या होगा? पारस्परिक संबंध निर्माण होगा। तो यहां जो पारस्परिक संबंध को वो स्थापित कर लेगा, निर्माण कर लेगा, तो इसीलिए भावात्मक क्षेत्र के व्यवस्थापन उद्देश्य को मूल्य के आत्मीयकरण और मूल्य प्रणाली के व्यवस्थापन में बांटा जाता है। इसको
दो खंडों में बांटा जाता है। कौन कौन से खंड? इसमें पहला खंड आपका आता है कि मूल्य के आत्मीयकरण, मूल्य के आत्मीयकरण, और दूसरा आपका आता है मूल्य प्रणाली का व्यवस्थापन, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम। यहां आपने उसको व्यवस्थित किया, वही कह रहा है मूल्य प्रणाली का व्यवस्थापन। तो ये आपका चौथा स्तर है भावात्मक क्षेत्र के वर्गीकरण का। फिर पांचवें स्तर की बात हम आप करते हैं, जो अंतिम स्तर है स्वाभाविकरण या आचरण। तो पांचवा स्तर हमारा है स्वाभाविकरण। तो स्वाभाविकरण के अंतर्गत या उसी को आचरण भी कहते हैं, चरित्र निर्माण भी कहते हैं। तो यहां यह क्या है? यह सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य है। यह स्तर क्या है? यह सर्वोच्च स्तर है। पूर्व में ही इसकी हमने चर्चा किया, जिसमें क्या होता है? स्वभाव निर्माण आता है। इसमें क्या चीज आती है? इसमें स्वभाव निर्माण की बात आती है। तो यहां व्यक्ति स्वीकार्य जो भी उसने किया है, जो भी मूल्य को उसने स्वीकृति दी है, उसे स्वीकार किया, उसके अनुरूप, उसके कॉन्सिस्टेंटली क्या करता है? कार्य को करता है। और इन मूल्यों का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव इतना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है या स्पष्ट रूप से होता है कि व्यक्ति के स्वभाव को इन मूल्यों से जोड़ा जा सकता है। और इस स्तर पर मूल्य के चरित्र के अस्थायी अंग बन जाते हैं। मूल्य के चरित्र के अस्थायी, मूल्य जो है वो चरित्र का एक अंग बन जाता है। ये आपका स्वाभाविकरण। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे उद्देश्य की। तो तीसरा उद्देश्य हमारा क्या है? मनोचालक। तो बात करते हैं किसकी? तीसरा खंड हमारा है मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण जो है वह सिम्पसन महोदय ने किया। इसका वर्गीकरण किसने किया है? इसका वर्गीकरण सिम्पसन एवं सहयोगियों ने किया। तो सिम्पसन महोदय ने कब किया? 1966 में किया। तो मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य का जो सिम्पसन ने किया, तो इसमें भी द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव साइकोमोटर डोमेन, इनकी अपनी पुस्तक। कौन सी पुस्तक? द क्लासिफिकेशन। इन्होंने जिस बुक में इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया, उस बुक का नाम है द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो इस बुक में उन्होंने क्या किया था? मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो अगर हम बात करें मनोचालक क्षेत्र का संबंध किससे होता है, यहां यह भी जानना जरूरी है कि मनोचालक क्षेत्र जो है, जिसके उद्देश्य का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मनोचालक क्षेत्र का संबंध किस किस खंड से होता है? तो मनोचालक क्षेत्र का संबंध मांसपेशियों के विकास, किससे? जो मांसपेशियां हैं उनके विकास, मांसपेशियों के विकास और प्रयोग, विकास ही नहीं, विकास तथा प्रयोग एवं शारीरिक क्रियाओं के समन्वय की योग्यता से है। एवं शारीरिक क्रियाओं के समन्वय की योग्यता।
समन्वय की योग्यता से है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा, लेखन कार्य, नाट्य कला, इन सब में मांसपेशी या आंगिक गतियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसीलिए इनकी शिक्षा में मनोचालक पक्ष के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अर्थात यहाँ आपका एक प्रश्न इससे भी बन सकता है कि यदि यहाँ पर प्रश्न आपको दे दिया जाए किस पर, कि शारीरिक शिक्षा की बात करें, व्यावसायिक शिक्षा की बात करें, हम कह रहे हैं शारीरिक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा की बात हम करें, नाट्य कला की बात करें या लेखन कार्य की बात करें, तो इन सब में किस क्षेत्र के उद्देश्य की प्रमुख प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि इसके लिए किसकी होती है, मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता होती है या इनके इस पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन पर विशेष जोर दिया जाता है या विशेष बल दिया जाता है। तो ये तो था। और जो सिम्पसन महोदय ने इस क्षेत्र का वर्गीकरण यानी मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, वह वर्गीकरण जो है वह कई खंडों में आपका आता है। जैसे ये 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया। पहला उन्होंने क्या कहा, पहला कहा प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन की बात की। पहला उन्होंने कहा प्रत्यक्षीकरण। दूसरा उन्होंने कहा मनोस्थिति, सेट। दूसरे स्तर पर उद्देश्य के उन्होंने रखा मनोस्थिति। फिर तीसरे स्तर पर उन्होंने रखा निर्देशित प्रतिक्रिया, गाइडेड रिस्पॉन्स की बात की, निर्देशित प्रतिक्रिया। और चौथा कहा कार्य कौशल। चौथे में उन्होंने कहा कार्य कौशल। तो कार्य कौशल का मतलब मैकेनिज्म की बात की। और पांचवा उन्होंने खंड बताया व्यवहार। व्यवहार ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा इसे जटिल व्यवहार, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की बात की। कॉम्प्लेक्स ओवर बिहेवियर के क्रम में इसको हम जानते हैं जटिल व्यवहार। तो यहां ये भी आप जान लीजिए कि ये जो 5 भाग हैं, यह क्या है, यह सबसे निम्न स्तर है, सबसे निम्न स्तर है। और यह क्या है, यह सबसे उच्च स्तर है। एक प्रश्न इस पर भी आता है कि इनमें सबसे निम्न या सबसे उच्च स्तर कौन सा है। तो यहां जब हम बात करेंगे किसकी, यहां स्तरों की बात करेंगे, तो स्तरों में सबसे उच्च व्यवहार है और सबसे निम्न प्रत्यक्षीकरण। उच्च से निम्न की क्रम को अगर व्यवस्थित करने को कहा जाए तो वह नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और निम्न से उच्च की तरफ जाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे। अब हम एक एक खंड की बात करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, पहला है प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन की जब बात करते हैं तो किसी भी गामक क्रिया को करने का पहला पद इंद्रियों की सहायता से क्या करते हैं, इंद्रियों की सहायता से वस्तु व गुण व संबंध के प्रति जागरूक होने की प्रक्रिया। तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, इंद्रियों की सहायता से, इंद्रियों की सहायता से क्या हो, वस्तु हो, गुण हो या संबंध के प्रति क्या करते हैं, के प्रति जागरूक होने की प्रक्रिया है।
अब यहीं पर इससे और आगे इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि गामक क्रियाओं को करने के लिए किसे, गामक क्रिया जितनी भी हमारी मोटर स्किल है, गामक क्रियाओं को करने के लिए क्या होता है, वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण आवश्यक होता है। करने के लिए इसका वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण होना आवश्यक होता है। प्रत्यक्षीकरण होना आवश्यक होता है। तो यहां जब तक प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा तब तक गामक स्थिति का निर्माण नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं किसकी, दूसरे स्तर की। तो दूसरा स्तर हमारा है मनोस्थिति या सेट की बात करते हैं। तो मनोस्थिति में क्या है कि विशेष प्रकार के कार्य, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अगर मनोस्थिति स्तर के उद्देश्य की बात करते हैं तो मनोस्थिति क्या है, किसी विशेष प्रकार के कार्य अथवा अनुभव को करने का पूर्व समायोजन तथा अनुभव को करने का पूर्व समायोजन है। मनोस्थिति पूर्व समायोजन है, अर्थात किसी विशेष प्रकार के कार्य को हमको करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें अपने अनुभव का जो समायोजन करते हैं, पहले से जो हमें ज्ञात है उस समायोजन की स्थिति को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मनोस्थिति कहते हैं। इसके तीन पक्ष होते हैं, यानी मनोस्थिति के क्या होते हैं, इसके तीन पक्ष होते हैं। वह तीन पक्ष की बात जब हम करते हैं तो तीन पक्ष हैं कौन कौन, उसके तीन पक्षों में आपका आता है कि मानसिक, भौतिक और सांवेगिक। इसके तीन पक्ष कौन कौन से हैं, पहला मानसिक, दूसरा भौतिक और तीसरा आपका आता है सांवेगिक। ये तीन बताए गए हैं मनोस्थिति के पक्ष के अंतर्गत। फिर तीसरा स्तर हमारा आता है निर्देशित प्रतिक्रिया। गाइडेड रिस्पॉन्स की बात करते हैं, निर्देशित प्रतिक्रिया। तो यहां प्रतिक्रिया है मगर वो क्या है, गाइडेड है, अर्थात गामक कौशल जो है, हमारा मोटर स्किल जो है, यानी गति करने वाला जो कौशल है उसको विकसित करने का यह पूर्व पद है। यानी निर्देशित प्रतिक्रिया क्या है, गामक कौशल को विकसित करने का पूर्व पद, विकसित करने का पूर्व पद है। इसमें उन शारीरिक योग्यताओं का ध्यान दिया जाता है जो जटिल कौशल को करने के लिए आवश्यक होती है। इस तरह से भी इसको हम समझ सकते हैं कि जटिल कौशल को करने में आवश्यक, यानी किसी भी प्रकार के जटिल कौशल को करने के लिए जो आवश्यक होती हैं उन शारीरिक योग्यताओं पर ध्यान दिया जाता है। जटिल कौशल को करने में आवश्यक किन चीजों को, शारीरिक योग्यताओं या उन शारीरिक योग्यताओं करने में आवश्यक जो हमारी शारीरिक योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं पर ध्यान दिया जाता है। शारीरिक योग्यताओं पर ध्यान दिया जाता है। तो यहां जब निर्देशित प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो ध्यान देने का आशय क्या है, यही निर्देश, जो ध्यान की बात हम करते हैं, ध्यान
दिया जाना। तो जो ध्यान देते हैं यही क्या है, यही निर्देश है, एक डायरेक्शन है। और निर्देशित प्रतिक्रिया एक ऐसा बाह्य व्यवहारिक कार्य है जिसे कोई अन्य व्यक्ति के निर्देशन में करता है। यदि यहां हम ये कह दें कि निर्देशित प्रतिक्रिया क्या है, तो निर्देशित प्रतिक्रिया एक ऐसा बाह्य व्यवहारिक कार्य है, एक ऐसा बाह्य व्यवहारिक कार्य है जिसे कोई व्यक्ति, जिसे कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के निर्देशन में करता है, अन्य व्यक्ति के निर्देशन में करता है। अब फिर हमारा चौथा खंड यानी चौथे स्तर की जब हम बात करते हैं तो चौथा स्तर है कार्य कौशल। चौथा स्तर हमारा क्या है, कार्य कौशल। तो कार्य कौशल में कि कार्य को करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और कौशल प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसमें दो चीजें क्या करता है, आत्मविश्वास और कौशल प्राप्त करने का प्रयास, कौशल प्राप्त करने का प्रयास, ये किस में जाता है, कार्य कौशल में। और पांचवा और अंतिम आपका जो स्तर है जटिल बाह्य व्यवहार, जटिल बाह्य व्यवहार। तो ये पांचवा जटिल और बाह्य व्यवहार तो इस स्तर पर ऐसे गामक कार्य को करता है जिन्हें अत्यधिक जटिल माना जाता है, यानी अत्यधिक जटिल व्यवहार जो बहुत ही कठिन है, जटिल है, वह इससे संबंधित जो गामक कार्य होते हैं वह कर सकता है। इससे संबंधित गामक कार्य करना जो है वह जटिल बाह्य व्यवहार के अंतर्गत आता है। अर्थात इस स्तर को प्राप्त कर लेगा जब बच्चा, बालक या कोई व्यक्ति जटिल बाह्य व्यवहार को, तो उसके उपरांत वह सभी कार्य क्या करेगा, सरलता और सहजता से कर लेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति इन कार्यों को कम समय और कम शक्ति व्यय के द्वारा भी वो सरलता से प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों ये हमारा खंड था भावात्मक और मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो आपके मूल्यांकन के पक्ष के अंतर्गत ये आपका खंड आज यहीं समाप्त होता है। फिर कल के सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।